औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, पंजाब के मशहूर शहर जेलम से मैं हूं आबिद चौधरी। मेरा तल्लुक़ शोबा साफ़िस से है। मैं आपकी मालूमात और दिलचस्पी के लिए इंसाफ, इंसान और एहसास पर मबनी वीडियोज़ आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। आज मैं आपकी मुलाकात डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जेलम राना उमर फ़ारूक से करवाऊँगा और उनसे जानेंगे कि जेलम में उन्होंने क्या इंतज़ामात कर रखे हैं और पुलिस मुलाजमीन की हिफाजत के लिए क्या इक़दामात किए जा रहे हैं, उनकी सहूलियात के लिए क्या इक़दामात किए जा रहे हैं। तो नाज़रीन, चलते हैं DPO जेलम राना उमर फ़ारूक साहब के पास, उनसे जाके जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे तकरीबन DPO जेलम तैनात हुए आज तकरीबन 3 माह हो चले हैं और अल्लाह के फजल करम से मुझे यहाँ पर आकर बड़ा अच्छा लगा है। यहाँ की आवाम जो है वो बड़ी, एक तो पढ़ी लिखी है, यहाँ का लिटरेसी रेट जिस तरह आपको भी पता है कि तकरीबन 80% के करीब है। आवाम जो है बड़ी बाशऊर है और मामलात को बड़े अच्छे तरीके से समझती है। तो इस हवाले से यहाँ पे जब मैं पहली दफ़ा बतौर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर आया हूँ तो यहाँ पर जो कमांड पोस्ट है उसमें मैंने अपनी जो कांस्टेबलरी है उसके भी सारे मामलात को बखूबी तौर से उसका जायज़ा लिया है, उनके मसाइल को भी देखा है और साथ साथ क्राइम को भी देखा है। जब मैं यहाँ पर आया तो यहाँ पर 2 मेजर क्राइम जो हैं जो कि पुलिस के लिए काबिल फ़िक्र या काबिल गौर थे, वो नंबर 1 मर्डर्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा ज़ेर तफ्तीश थे, तकरीबन कोई 10 के करीब। इसी तरह मंशियात फ़रोशी का काफ़ी ज़्यादा मुझे शिकायत जो है वो मिली थी। तो आपको याद होगा कि मैंने आते ही आपसे वादा किया था कि ये टॉप जो है मेरी प्रेफरेंसेस होंगी और अल्लाह के फजल करम से एज़ ऑफ़ नाउ 2019 का सिर्फ एक मुकदमा जो है 302 का ज़ेर तफ्तीश है, जबकि बाकी सब मुकदमात को मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार करके उनको चालान कर दिया गया है। इसी तरह आपने देखा होगा कि अब तक तकरीबन हम कोई 100 किलो के करीब चर्स और 50 किलो के करीब अफ्यून और हेरोइन जो है वो बरामद कर चुके हैं और जितने भी बदनाम ज़माना जेलम के मंशियात फ़रोश थे हमने उनको पाबंद सलासिल भी किया और अभी वो कोर्ट के ज़रिए ट्रायल प्रोसेस से गुज़र रहे हैं। तो इसके अलावा मेरी और भी एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा हमारे माशरे में एक गंदी लत शुरू हो गई है वो पतंगबाजी की है। उस हवाले से आपने देखा है कि बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई हैं और ख़ासकर जब हम किसी पतंग उड़ाने वाले को पकड़ने जाते हैं तो वहाँ पर आपको पता है कि बड़ी दुश्वारी का भी सामना पेश करना पड़ता है। उसके अलावा जब हम किसी घर पे रेड करते हैं तो वहाँ पर चादर चारदीवारी का जो है तकद्दुस पामाल होने की भी शिकायत आनी शुरू हो जाती हैं। इस हवाले से मैंने ये स्ट्रेटजी अडॉप्ट की कि ये पतंग उड़ाने वालों की बजाय अगर हम पतंग बेचने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें तो वो एक ज़्यादा मौसर हिकमत अमली होगी। जब पतंग मिलेगी नहीं तो पतंग उड़ाना भी नामुमकिन हो जाएगा। तो आपने देखा होगा कि इस तरह की अभी तक तकरीबन हम 6 कार्रवाइयाँ कर चुके हैं, जिसमें 1000 पतंगें भी एक पतंग फरोश से बरामद हुई हैं, 1 से 700 पतंगें बरामद हुई हैं। इसी तरह कल कोई 350 पतंगें बरामद हुई हैं। तो ये जो एक पूरा नेटवर्क है जो कि जेलम में पतंग फरोशी कर रहा है, इसको भी हम आहिस्ता आहिस्ता क्रैकडाउन इनका करते जा रहे हैं। अब आ जाते हैं चौथी बात जो कि मोहल्ले में होने वाली बदमाशी है। ये आप सबको पता है कि ये इससे आम आवाम में पुलिस का तासुर जो है वो भी बड़ा ख़राब होता है और यही जो मोहल्ले के बदमाश हैं ये खुदा न खास्ता किसी दिन बड़े हादसे का मौजब बन जाते हैं। ये कोई कत्ल मुकातला कर देते हैं जिसकी वजह से बड़ी एक कह लें कि तशनगी आम आवाम में पाई जाती है। तो इनके ख़िलाफ़ भी हमने 3 MPO के तहत जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी है। काफ़ी ऐसे मुकदमात हैं जो पहले से अनट्रेस चल रहे थे, उनके अंदर भी हमने उनको चालान किया है पूरी तफ्तीश को मेरिट पर यकसू करने के बाद। इसके साथ साथ इसी से जुड़ा एक बहुत मशहूर या बदनाम ज़माना गैंग MSF जो कि थाना जलालपुर की हदूद में बहुत सरगर्म था और जब मैं आया तो उस हवाले से वहाँ के साफ़ी बरादरी ने भी मुझे बहुत ज़्यादा शिकायत की कि ये वहाँ पर असला गिरी करते हैं और रातों को असला लेके पहाड़ों पर इधर उधर फिरते हैं, लोगों के साथ डकैती करते हैं। तो उसके तमाम तर जो अरकान थे उनको हमने पकड़ कर पाबंद सलासल किया। आपको याद होगा कि जलालपुर में मुकदमा नंबर 14 था जिसमें एक जवानुल उमर लड़के को इन्होंने कत्ल कर दिया था और ये रिजवान नामी और वाजिद नामी लड़का जो है ये रूपोश हुए हुए थे। तो इनको हमने गिरफ़्तार करके इनसे मुकदमे के अंदर इस्तेमाल होने वाला जो असला है वो भी बरामद किया है और इनको 302 के मुकदमे में हमने चालान कर दिया है। इसी तरह इनके बाकी साथी थे वो मुख्तलिफ़ डकैती के मुकदमात में मुलव्वस थे और हमें मतलूब थे, उनको भी हमने मुख्तलिफ़ दीगर अजलास से ढूंढते हुए फिर आखिरकार हमें अल्लाह ताला ने कामयाबी दी और उनको भी हमने गिरफ़्तार करके चालान अदालत कर दिया। और जलालपुर के अवाम ने इस हवाले से पुलिस की बड़ी तारीफ़ की है कि ये बड़ा अच्छा स्टेप पुलिस ने लिया है।
अब तक आपने कितने पुलिस मुलाजमीन हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की है, जो इस तरह के लोगों के साथ जिनके तलफात थे, कुछ जराइम पेश आ या कब्जा माफिया? जी बिल्कुल, इसमें मैं आपको बताऊं कि 2 इंक्वायरियां यकसू हो चुकी हैं। आपके नोटिस में होगा कि एक मंगला थाने की फुटेज आई जिसमें एक कांस्टेबल के ख़िलाफ़ ये शिकायत आई कि वो एक बदनामी ज़माना मंशियात फ़रोश के साथ जा रहा था और उस मंशियात फ़रोश ने एक दुकान वाले के ऊपर हवाई फायरिंग की। उसके अंदर इंक्वायरी भी मुकम्मल हुई और उसको सर्विस से डिसमिस कर दिया गया है। इसी तरह एक और कांस्टेबल की शिकायत आई कि उसका एक अगवा के मुकदमे में मुलव्वस होना जो है वो सामने आ रहा था। उसको भी सस्पेंड करके उसकी इंक्वायरी अभी चल रही है और उसके ऊपर वो मुकदमा जो है वो भी अभी ज़ेर तफ्तीश है। तो जिस तरह ही उस मुकदमे में कोई हमारे पास कोर्ट का कोई फ़ैसला आता है, इंक्वायरी ऑफिसर जो भी रिकमेंडेशन देता है उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि 2019 का कोई भी शो कॉज नोटिस जो है इस DPO दफ्तर में इस वक्त पेंडिंग नहीं है। वो मैंने सारे के सारे डिसाइड कर दिए हैं, जिसमें से कुछ में सज़ाएँ भी हुई हैं और कुछ ऐसे थे जिनमें हकीकतन गलती नहीं पाएगी तो उनको फाइल भी किया गया है। सर क्राइम के हवाले से तो बात हो जाएगी, अब थोड़ा सा आज आप सर इब्तदाई तालीम आपने कहाँ पे हासिल की और फिर पुलिस का जो डिपार्टमेंट है आपने चूज़ किया, कोई फैमिली में कोई लोग बंदे थे या किस तरह शो कर? जी बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि मेरा ताल्लुक़ बेसिकली लाहौर से ही है और मैं शुरू जो मेरी इब्तदाई तालीम थी लाहौर की एक लाहौर मॉडल स्कूल है, वहाँ से ही मैंने मैट्रिक किया अल्हम्दुलिल्लाह ए डिवीज़न में मैंने किया। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में मैंने FSC प्री इंजीनियरिंग के लिए दाखिला लिया और वहाँ से कामयाब होने के बाद मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मेरा दाखिला हुआ और 2008 में मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री भी अल्लाह के फजल करम से A+ डिवीज़न में हासिल की। उसके बाद ही मेरा फौरी तौर पर रुझान जो है वो CSS एग्ज़ामिनेशन की तरफ गया और 2009 में जो CSS इम्तिहान होना था यानी मेरी डिग्री ख़त्म होने के फ़ौरन बाद, तो उसकी मैंने तैयारी शुरू की और अल्लाह के फजल से अल्लाह का बड़ा करम है, माँ बाप की दुआओं की वजह से 2009 में जब मैंने इम्तिहान दिया, पहले ही इम्तिहान में मुझे अल्लाह ताला ने कामयाबी दी और पुलिस सर्विस जो है ये मेरी पहली चॉइस थी। और आपने बड़ा अच्छा सवाल ये किया कि बिल्कुल मेरे दादा जो हैं वो लाहौर पुलिस में, पंजाब पुलिस में रहे और उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि उनकी कोई औलाद में से बंदा जो है वो पुलिस सर्विस में आए। तो अल्लाह के फजल से उनकी दुआ भी अल्लाह ताला ने कबूल की और ये कह लें कि एक शौक़ भी था दादा को देखकर और मेरे वालिद साहब का भी बड़ा शौक़ था, तो अल्लाह ने उनकी दुआओं को कबूल किया। अच्छा सर, हम बात करते हैं पुलिस मुलाजमीन के लिए। जितने भी पुलिस स्टेशन है हमारे गालबन 11 पुलिस स्टेशन है, 5-6 पुलिस चौकियाँ हैं, किसी स्टेशन पर ना तो साफ़ पानी की सहूलत है और बेशतर मेरा ख्याल है पुलिस स्टेशन है जहाँ पर उनके क़याम का कोई इंतज़ाम नहीं है। तो उस सिलसिले में भी कोई आपने इक़दाम उठाए हैं या पुलिस मुलाजमीन की बेहतरी के लिए? जी बिल्कुल, इसके ऊपर मेरी बहुत ज़्यादा तवज्जो है। मैं इसके अंदर आपको कुछ वेलफेयर प्रोजेक्ट्स जो हमने स्टार्ट किए हैं वो बताता चलूँ। नंबर 1 ये कि आपने देखा होगा कि हमारे ज़िले में काफ़ी ऐसे थाने हैं जो नए हैं। जिस तरह अगर आप थाना सिविल लाइन की बिल्डिंग देखें तो ये एक ब्रांड न्यू स्टाइल में बनी हुई है। गो कि उसके अंदर इस वक्त अभी थाना सदर जो है वो भी साथ चल रहा है, लेकिन उसकी बिल्डिंग भी उसके साथ ही मुल्क का जो जगह है वहाँ पर नई तामीर हो रही है। इसी तरह थाना सिटी की जो नई बिल्डिंग है वो भी उसी तर्ज पर सेम नक्शे पर तामीर की जा रही है। इंशाल्लाह ईद के बाद हम आपको इनवाइट भी करेंगे। थाना जलालपुर तकरीबन हमने सारा नया बना दिया है और आप जब आप जाएंगे तो आप भी हैरान होंगे देखने के बाद उसका सारा नक्शा जो है वो तब्दील कर दिया गया है। बैरक्स को नया बना दिया गया है, तफ्तीशी के कमरे जो हैं वो सारे ब्रांड न्यू बना दिए गए हैं, मुहर्रर के कमरे को रिफर्बिश किया गया है, SHO का नया कमरा बिल्कुल इस्टेब्लिश कर दिया गया है और थाने की जो हवालात हैं उसके अंदर वॉशरूम जो है उसको भी रिपेयर किया गया और अंदर भी सारा नया प्लस्तर किया गया है। इसी तरह कल भी मैं थाना डुमेली में मैं गया और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ईद तक थाना डुमेली जो है ये भी बिल्कुल एक नई शक्ल में आ चुका होगा और ये बड़ी तारीख़ी इमारत हैं। आपको पता है थाना डुमेली 1891 में बना और इसी तरह थाना जलालपुर जो है वो 1860 की दिहाई में बना है। तो ये इनकी जो मेन स्ट्रक्चर है उसको एज़ इट इज़ रख कर बाकी अंदर से उसको मॉडर्न स्टाइल में कर दिया गया है और इंशाल्लाह आप देखेंगे, मैं आपको जब दावत दूंगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये क्या आया वही बिल्डिंग है। इसके साथ साथ थाना स्वावा में एक बहुत बड़ा मसला था जो कि आपके कुछ दोस्तों ने उठाया, बड़ा जेन्युइन इशू था कि जो उसका सीवरेज का पानी था वो पीछे एक ईदगाह बनी हुई थी उसमें जा रहा था क्योंकि वहाँ पर सीवरेज का कोई बंदोबस्त नहीं था। तो कल मैं वो सारा कंप्लीट करके आया हूँ और वहाँ पे अब नया सीवरेज डल गया पूरे थाने के अंदर और पीछे उसके अंदर एक नाला है जिसमें उसका सारा निकास हो रहा है और वो मसला फौरी तौर पर हल कर दिया है। इसके अलावा स्वावा थाना के अंदर जो वॉशरूम्स हैं
वो भी ईद तक जो है वो रिपेयर कर दिए जाएंगे, नीचे वाले फ्लोर पर भी और ऊपर वाले फ्लोर पे भी। और इसी तरह वहाँ पर एक बैरक है, उसकी भी सारे प्लस्तर जो है वो नया किया जा रहा है और उसको पेंट भी किया जा रहा है। जहाँ तक आपने पानी की बात की, अब नेक्स्ट स्टेप इंशाल्लाह हमारा पानी की तरफ होगा कि ये रिवर्स ऑस्मोसिस जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है, इस वाले से मेरी एक कंपनी से बातचीत चल रही है। इंशाल्लाह तमाम थाना जात में हम इसको लगाएंगे। इसकी रिपेयर कॉस्ट भी बहुत कम होती है और इसकी प्योरिटी जो है वो बड़ी गारंटीड होती है। तो इंशाल्लाह बेहतरीन क्वालिटी का पानी तमाम थानों में जल्दी मैसर किया जाएगा। सर जी, कोरोना का चूँकि दौर जा रहा है, लॉकडाउन है और फ्रंट जो पोस्ट उस पर पुलिस जो है वो खिदमत सर अंजाम जी। दे रही है। हम देखते हैं सुबह सवेरे पुलिस मुलाजमीन जो नाकों पे आ जाते हैं जी और रात गए तक वो बेचारे मौजूद रहते हैं, जी लेकिन उनको खाना वगैरह या उनकी सहूलियात का कोई इंतजाम नहीं है। फिर दूसरा सवाल है इसके साथ कि पुलिस लाइन के अंदर एक हॉस्पिटल था, डिस्पेंसरी जी। थी, जो कि बंद हो गई है। मेरा ख्याल है हम तवक्को करते हैं कि पुलिस बेहतर खिदमात सर अंजाम दे, तो ये तो उसी सूरत मुमकिन है अगर उन्हें जी। सहूलियात मुयसर होगी। अगर सहूलियात नहीं होगी तो वो किस तरह खिदमात सर अंजाम देंगे? बिल्कुल, आपने इस हवाले से बड़ा अहम नुक्ता उठाया। एक तो डिस्पेंसरी, इसको ईद के बाद इंशाल्लाह हम दोबारा से बहाल करने की कोशिश करेंगे। और जहाँ तक आपने खाने की बात की, तो इस हवाले से मैं बताता चलूँ कि जितने भी हमारे लॉकडाउन्स रहे हैं कोरोना के दौरान, या ये क्वारंटीन सेंटर, जिस तरह टालियाँ वाला कॉलेज था, इस्लामपुरा इस्लामिया मोहल्ले में हमने लॉकडाउन किए रखा, मंगला थाना में आपको पता है आड़ा जसरोटा जो एक एरिया है वहाँ पर हमने लॉकडाउन रखा। इस तरह फिर आड़ा बुढ़ार भी एक जगह है, वहाँ पर भी लॉकडाउन रहा। फिर अकड़ा मोड़ा थाना सुहावा के हदूद में है, वहाँ पर भी लॉकडाउन रहा। इन तमाम तर लोकेशंस पर अल्लाह के फजल व करम से 2 वक्त का खाना और 2 वक्त की चाय जो है वो हमने अपने मुलाजमीन को दी और बड़े ही बाइज़्ज़त तरीके से बंद डब्बों में हम ये खाना देते रहे और इसकी क्वालिटी को मैं पर्सनली इंश्योर करता रहा हूँ कि ये जो उनको मिलता रहे। ये बात आपने जो नाकों के वाले से की वो बात दुरुस्त है, लेकिन उनके टाइमिंग्स जिस तरह के थे जो किसी खाने के टाइमिंग के दौरान नहीं आते थे। रमज़ान से पहले वो नाके लगते थे सुबह 9 बजे और वो पहली शिफ्ट जो है वो 5 बजे ख़त्म करके चली जाती थी और दूसरी शिफ्ट जो आती थी वो दोपहर का खाना खा के आती थी। तो इस वजह से नाकों पे यकीनन ये उस तरह डिलीवरी नहीं हो सकी, क्योंकि उसके लिए हमारे बाकी दीगर वसाइल जो हैं वो भी पूरे नहीं थे। लेकिन बहरहाल हम आगे से ये भी कोशिश करेंगे कि जो नाकों पर नफरी खड़ी है उसको भी ये तमाम तर सहूलियात मैसर की जाएँ। इसके अलावा अब रमज़ानुल मुबारक है, इसमें जहाँ जहाँ हमारा क्वारंटीन सेंटर खुला हुआ है वहाँ पर सहरी और अफ्तारी का बंदोबस्त किया जा रहा है। और शायद आपने देखा हो कि एक दिन मैं ख़ुद भी अपने जवानों के साथ टालियाँ वाला कॉलेज में अफ्तारी करने गया। इस वक्त अभी तक हमारा कोई लॉकडाउन आज के रोज़ तक नहीं है। अगर कोई हमें मज़ीद खुदा न खासा कोई लॉकडाउन कराने की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर भरपूर तरीके से अफ्तारी और सहरी का बंदोबस्त किया जाएगा। क्या ये बात दुरुस्त है कि जेल में जो पुलिस अफसरान, तफ्तीशी अफसरान है, ये सब इंस्पेक्टर, उनकी तादाद ना बढ़ने की वजह वो ये है कि अंग्रेज़ दौर में जो कानून बना था आबादी के हिसाब से एक तफ्तीशी मुकर्रर किया जाता था, वो वजह अभी तक चल रही है या उसमें कोई तब्दीली आई है? ये बिल्कुल आपने सही बात की है। जो उस वक्त रेशो इस्टेब्लिश हुई थी पुलिस रूल्स के अंदर, अभी तक उसमें तब्दीली नहीं की गई, जो कि एक कह लें बहुत ज़्यादा वक्त की ज़रूरत है। और ये तमाम हुकूमती लेवल पर हमारे IG ऑफिस ने इस चीज़ को टेकअप किया हुआ है। आपके सामने है कि नफरी बहुत कम है और जेलम की आबादी तकरीबन अभी 13 लाख के करीब पहुंच गई है और उसके एवज़ जो हमारी नफरी है वो इसके तकरीबन कह लें कि 100वां हिस्से के बराबर है। यानी कि एक कांस्टेबल के पीछे तकरीबन 1000 बंदे की रेशो बनती है, जो कि इंतहाई ज़्यादा कम है। अगर आप मुख्तलिफ जो दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उस तरफ देखें तो वहाँ पर तकरीबन 150 पब्लिक के ऊपर एक कांस्टेबल जो है वो रेशो बनती है। तो 1 कांस्टेबल पर 150 पर्सनस और 1 कांस्टेबल पर 1000 पर्सन, तो एक बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और उसके अलावा जिन सोसाइटीज़ की हम बात कर रहे हैं वहाँ पर इगैलिटेरियन सोसाइटी है, वहाँ पर माशरे में सहूलियात बहुत बेहतर हैं, जॉब्स बहुत बेहतर हैं। तो वहाँ पे क्राइम की रेशो इस वजह से भी कम है कि लोगों को आम जो सहूलियात ज़िंदगी हैं वो उनके ज़रिए माश के ज़रिए मिल जाती हैं। ये जो एक सोशल फैक्टर है ये क्राइम कैलकुलेशन में अक्सर हम भूल जाते हैं और इसका सारा मुद्दा जो है वो पुलिस पर डाल दिया जाता है कि जो क्राइम हो रहा है उसमें पुलिस की कोताही है। यकीनन प्रिवेंशन ऑफ क्राइम जो है वो पुलिस की अहम जिम्मेदारियों में शामिल है, लेकिन ये डिफरेंट सोशल फैक्टर्स भी हैं जो कि क्राइम के बढ़ने में किरदार अदा करते हैं। जिस तरह आपने अक्सर देखा है कि ज़मीनी मामलात पर मर्डर जो है वो हो जाता है। अब इसमें ज़मीनी मामलात में देखने में ये आता है कि साल हा साल एक केस चल रहा होता है और वो तकसीम और ख़ानगी तकसीम के मामलात जब हल नहीं होते और सारी पंचायत वगैरह फेल हो जाती है तो लोग फिर इस तरह कत्ल मुकातले पर आ जाते हैं, जो कि क्राइम की कैटेगरी में आता है।
तो ये जो दीगर माशरती नाइंसाफ़ियाँ, ये भी एक क्राइम की बहुत बड़ा मौजब बनती हैं। मौजूदा हुकूमत से क्या कहते हैं कि कौन सी सहूलियात जो है पुलिस के होना बहुत ज़रूरी है, जैसे असला वगैरह होता है, खाना हो गया, जी जी और इस तरह की जो जदीद टेक्नोलॉजी है, जी जी ट्रांसपोर्टेशन है, जी। इसमें क्या क्या ज़रूरत होती इसमें देखें, जो मौजूदा हुकूमत है इसने पहले ही बहुत अच्छा इकदाम किया है कि गाड़ियों के हवाले से आपने देखा होगा कि अभी कुछ अर्सा कबल चीफ मिनिस्टर साहब ने आईजी साहब को एक अप्रूवल दी है, और इंशाल्लाह मेरे ख्याल आने वाले वक्तों में वो गाड़ियाँ इस तरह फिर हमारे पास आ जाएंगी। आपको पता है कि दीगर जो अजला हैं वहाँ पर भी पहाड़ी इलाका है, तो पहाड़ी इलाके की गाड़ियों की तरह रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है और उनकी टेरेन डिफरेंट होती है। तो एक ये बहुत बड़ी लॉन्ग स्टैंडिंग पुलिस की डिमांड थी, जो कि अल्लाह के फजल करम से उसमें पुलिस को कामयाबी मिली है। इसी तरह आईजी साहब बड़े मेटिकुलस हैं शहदा पैकेज के हवाले से, उस पर भी हुकूमत का भी बहुत ज़्यादा तवज्जो है और हुकूमत ने उसके तरफ अपनी तवज्जो मरकूज़ की हुई है, और इंशाल्लाह उस तमाम तर जो इस तरह के मामलात हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता हल होते जाएंगे। टेक्नोलॉजी जो है वो ऑलरेडी पंजाब पुलिस, मैं समझता हूँ कि बाकी दीगर पुलिस है टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा एडवांस है, और इसमें फ़ौरी तौर पर जिद्दत भी आ रही है। जिस तरह कोई नया हमें फ़ीचर देखने को आता है कि ये इससे क्राइम कंट्रोल हो जाता है, तो पीआईटीबी की मदद से हम एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप कर देते हैं। सीपीओ जो हमारा सेंट्रल पुलिस ऑफिस है, वहाँ पे बाकायदा एक डीएजी रैंक के ऑफिसर हैं जो कि आईटी को हेड करते हैं, जिनका ताल्लुक पीआईटीबी के अफसरान के साथ रहता है कि जब भी हमारी कोई नीड होती है तो वो नया सॉफ्टवेयर भी हमें डेवलप करके दे देते हैं। लोकेशन में जो आपको ट्रेस करनी पड़ती है मोबाइल कंपनियों से, जी। तो मोबाइल कंपनियां आपके साथ काम करती हैं? इसमें देखें, ये जो इसका एसओपी है वो ये है कि ये रेंज लेवल पर ये आईटी सिस्टम लगता है। जब हमें कोई रिक्वायरमेंट होती है तो हम रेंज ऑफिस को रिक्वेस्ट करते हैं, और उनका फीडबैक मैकेनिज़्म अभी काफ़ी फास्ट है। अगर आप आज से 1-2 साल कबल चले जाएं तो सीडीआर आने में 3 से 4 दिन लगते थे, जो कि अभी विदिन 24 आवर्स आ जाती है। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आइंदा आने वाले कुछ सालों में ये मज़ीद बेहतर आ जाएगी, और ये तकरीबन घंटों में ये सिस्टम कन्वर्ट हो जाएगा। आखिरी इश्रा शुरू होने वाले हैं जी। और पहले इस तरह होता था कि बाज़ारों के जो शुरू रास्ते हैं वहाँ पर नाकाबंदी कर ली जाती थी, बैरियर लगा दिए जाते थे। जी। तो आप कोई ऐसा प्लान है ताकि वारदातें कम हों और जिस तरह लोगों के रश है हजूम है शहर में? जी मोहतरम, आपने बहुत ही मौजूद सवाल किया। इस वाले से हमने प्रोएक्टिव थोड़ी सी अप्रोच की। मेरा सिक्योरिटी ऑर्डर ऑलरेडी जारी हो चुका है, और आपने देखा होगा कि सुबह 11 से लेकर शाम अफ्तारी तक हमारे नाके लगते हैं। इसके अलावा हर थाने में डबल QRF और डबल मुहाफ़िज़ चल रहे हैं। जो हमारा क्राइम टाइम है उसको देखते हुए हमने ये सारी जो है डिप्लॉयमेंट प्लान किया, और लॉकडाउन खुले हुए आज तकरीबन तीसरे ऐसा चौथा दिन हो गया है। अल्लाह के फजल से अभी तक कोई रॉबरी की कंप्लेंट जो है वो नहीं आई, और इसमें मैंने SHOs को एम्पावर किया है। ये नफरी मैंने लाइन से एक्सट्रैक्ट करके SHOs को दी है, और जो उन्होंने रिक्वायरमेंट अपनी पुटअप की है गाड़ियों की, मुहाफ़िज़ की या नाकों की, कि इस जगह नाका होना चाहिए, मैंने उनसे उनकी जो कह लें मशवरा लेके उनको वहाँ पर तैनात किया। और ये उनके अंदर उनको फ्लेक्सिबिलिटी भी दी है कि अगर उनको लगता है कि ये नाका यहाँ से उठाकर किसी और जगह मुंतकिल करना चाहिए तो वो अपने मुताबिक कर भी सकते हैं, क्योंकि फील्ड कमांडर वही हैं और उन्होंने ही क्राइम रोकना है, और हम ही उनसे ही पूछगछ करते हैं कि अब आपको हमने इतने रिसोर्सेज दिए थे तो क्राइम आपने कितना रोका है। तो अल्लाह का बड़ा फजल करम है, अभी आखिरी 11-12 दिन रह गए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ये बाहिफाजत गुजार दे। इसके साथ साथ मैं आपके तवज्जुह से ये भी मैसेज दूंगा कि यौम अली के वाले से हुकूमत ने पॉलिसी जारी कर दी है कि जुलूस आए जो हैं वो उनकी इजाज़त नहीं है, और हमारी अहले तशय्युअ कम्युनिटी जो है उनसे भी बातचीत हो गई है। उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया है, और उन्होंने यही कहा है कि कोरोना के वाले से SOPs को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत के तमाम तरह अहकामात को वो तस्लीम करते हैं, जो कि उनकी तरफ से एक बड़ा अच्छा इक़दाम है कि इसमें उन्होंने हमें इंतज़ामिया के साथ भरपूर ताउन का सिलसिला जारी रखा है। इसी तरह आखिरी बात जो मैं कहूँगा कि ये लॉकडाउन का जो जुम्मा हफ्ता इतवार है, ये भी हुकूमत ने पाबंदी लगाई है कि ये 3 दिन लॉकडाउन होगा। तो अब हमारी ताजरों से ये गुजारिश है कि अभी हुकूमत ने आपको स्पेस दी है 4 दिन काम करने की, तो अब जुम्मा हफ्ता इतवार ऐसी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए कि शटर बंद है और पीछे से कारोबार चल रहा है, जो कि आपको भी बखूबी इल्म है कि इस तरह की शिकायतें भी आई हैं। और मैं ख़ुद जाकर भी एक जगह एक दुकान सील करके आया जहाँ पर मुझे शिकायत मिली, मैं मौके पर पहुँचा तो वाकई वो दुकान खुलेआम अपनी ख़रीदो फरोख्त कर रही थी। तो बराए मेहरबानी अवाम से भी इल्तमास है कि SOP का इख्तियार करें। ताजरों से इल्तमास है कि अब 4 दिन जब आपको कारोबार की इजाज़त दी गई है तो 3 दिन आप अपने घरों में बैठें और अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारें। मेंबरान असेंबली सियासी मुदाखलत है इस दौर में भी नहीं, तबादलों के लिए लोगों की सिफारिशें थी? अल्हम्दुलिल्लाह देखें हमारे जितने भी मेंबरान असम्बली हैं बड़े काबिल एहतराम हैं,
वो अगर हमें कोई शिकायत पहुंचाएं कि जी कोई थाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई कंप्लेंट है, तो हम उनकी कंप्लेंट को बाइज़्ज़त तरीके से ज़रूर एड्रेस करते हैं। लेकिन कभी भी किसी भी हल्के की तरफ से कोई पुश या ज़ोर नहीं दिया गया कि किसी की ट्रांसफ़र की जाए या किसी मुकदमे में उनकी फेवर की जाए। और एक चीज़ बड़ी अहम है, वो ये है कि ये एक पब्लिक दफ्तर है, इसमें कोई किसी मेंबर के रेफरेंस से आए या ख़ुद भी आ जाए, हमने सब की बात सुननी होती है, क्योंकि डीपीओ की ज़िम्मेदारी है कि वो सब की बात तसल्ली से सुने और आखिर में फ़ैसला जो है वो यकीनन इंसाफ की बुनियाद पर होता है। तो हमारे दफ्तर में जो भी आता है हम उसकी बात ज़रूर सुनते हैं, उसको फिर मेरिट पर यकसू करके हम फीडबैक भी देते हैं कि ये जो कंप्लेंट आई थी इसके पीछे ये महरिकात है, ये हमारी तफ्तीश में बात सामने आई है और ये बात सच है और ये बात गलत है। आपने मातहत पुलिस मुलाजमीन, शहरियों और जराइम पेशा जो लोग हैं जी, उनको क्या पैगाम देंगे? मेरे जो मातहत हैं, सबसे पहले मैं उनको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने कोरोना के हवाले से जो ड्यूटी की है इसकी मिसाल नहीं मिलती। आपको पता है कि हमारे लड़कों ने जो जहाँ पर पॉजिटिव पेशेंट्स थे, DHQ में थे, क्वारंटीन सेंटर टालियांवाला में थे, तो रात दिन वहाँ पर उन्होंने ड्यूटी की और बिला खौफ व ख़तर ड्यूटी की। और उसके नतीजे में आपको ये भी पता है कि हमारे अपने भी 3 कांस्टेबलान जो है वो पॉजिटिव हुए। लेकिन मेरी उनमें से एक कांस्टेबल से बात भी हुई और उसका बड़ा जज्बा बुलंद था। मैंने उसे समझाया भी कि आपने घबराना नहीं है, इंशाल्लाह हम आपके पीछे खड़े हैं और हम आपकी फ़ैमिली का भी लुक आफ्टर करेंगे। जब मैंने उसको ऑफ़र दी कि अगर आपको घर में कोई राशन वगैरह की ज़रूरत है, तो उसने इनकार कर दिया कि सर बिल्कुल अल्लाह के फजल करम से हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी उसका एक टेस्ट नेगेटिव भी आ गया है, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये मेरे तीनों लड़के थे जब होके वापस दोबारा ये रूटीन की ड्यूटी में आएंगे तो इंशाल्लाह इनको रिवॉर्ड का सिलसिला भी जारी रहेगा और मैं इनके पीछे खड़ा हूँ। जहाँ पे इनका काम दुरुस्त होगा इनको भरपूर शाबाश मिलेगी, जहाँ इसे गलती कोताही होगी तो इनकी इस्लाह भी की जाएगी और इनको डांट डपट भी की जाएगी। दूसरी बात जो आपने अवाम के हवाले से की, मेरी गुजारिश है अवाम से कि बराए मेहरबानी ये कोरोना को बहुत सीरियस लें। अभी आपके सामने आया कि लॉकडाउन को रिलैक्स होने की वजह से ये जो केसेस हैं कोरोना के इसमें इजाफ़ा हो रहा है। तो खुदा न ख्वास्ता हम किसी ऐसे नहज पर ना पहुंच जाएं कि हुकूमत को दोबारा कोई सख्त फ़ैसला लेने की तरफ तवज्जो मरकूज़ करनी पड़े। तीसरी बात जो आपने क्रिमिनल्स के हवाले से की, इसमें मैं बताता चलूँ कि इंशाल्लाह ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। जिस तरह आपने देखा कि 2-3 मर्डर्स हुए और हमने 24 घंटे के अंदर मुलजिमान को गिरफ़्तार किया है। अभी एक पिछले हफ्ते भी एक बड़ा मशहूर मर्डर हुआ जिसमें आप सब ने भी अच्छी खासी रिपोर्टिंग की और एक लोकल पॉलिटिकल लीडर था जिसको मर्डर कर दिया गया तकरीबन इसी वक्त ज़ोहर के टाइम पे। तो अल्लाह के फजल करम से मैंने अपनी टीम को अगले दिन सहरी तक रनिंग पोजीशन में रखा और पहाड़ों के अंदर हमने उस बंदे को 18 घंटे की मेहनत के बाद जो है वो तलाश कर लिया। तो इस तरह जो भी क्रिमिनल है उसके पीछे हम इस तरह भागते रहेंगे, या तो ये क्रिमिनल्स क्राइम करने से बाज आ जाएंगे या फिर हम इनको पकड़ के केसेस के अंदर गिरफ़्तार करके चालान कर देंगे। बहुत शुक्रिया। मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार कीजिए। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें और घंटी वाले बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।